नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। 3 दिन के भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी के साथ मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत। भारत फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील पर लगेगी मुहर। भारत को मिलेंगे 114 राफेल जेट। फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ मिलकर बीईएल बनाएगी हैमर मिसाइल। दूसरी डिफेंस कंपनियों के लिए भी बढ़ेंगे कारोबार के मौके। अगले 10 साल के लिए बढ़ सकता है फ्रांस के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। बेंगलुरु में फ्रांस के साथ एनुअल डिफेंस डायलॉग में होंगे बड़े ऐलान। एआई इंपैक्ट समिट के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा भारत। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई उम्मीद, कहा रिस्पॉन्सिबल एआई पर आएगा फ्रेमवर्क। भारत के सभी एआई मॉडल्स बनकर तैयार, सभी बेंचमार्क पर खरे उतरेंगे। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ किया स्ट्रैटेजिक करार। टेलीकॉम से लेकर आईटी के लिए डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस। इन्वेस्टर्स एआई समिट में इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकनी बोले, एआई में नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी गैप, सेक्टर में है बड़े मौके। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तर से अच्छी रिकवरी। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 600 पॉइंट चढ़कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बढ़त पर क्लोजिंग। जल्द बढ़ सकते हैं कारों के दाम। मेटल्स की कीमतें बढ़ने से कार कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव। डीलर्स के मुताबिक 2 से 4% तक बढ़ सकते हैं कारों के दाम। जमकर हो रहा है कैश में लेन देन। नकदी का सर्कुलेशन रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों पर टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती बनी बड़ी वजह। बांग्लादेश में आज से होगा रहमान सरकार का आगाज। थोड़ी देर में लेंगे शपथ। भारत सरकार की तरफ से पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत और फ्रांस की मजबूत होती हुई दोस्ती पर, जिसके लिए आज का दिन काफी अहम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन के भारत दौरे पर है और वो मुंबई में है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात है। और आपको बता दें, मैक्रों के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील होने की उम्मीद है। डिटेल्स ले लेते हैं इस खबर पर। हमारे साथ अब सीधा लाइव जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस सेक्टर में एक पावरफुल डील होने की उम्मीद है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसी दौरान अभी प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में यहाँ पे बैठक चल रही है मुंबई के लोक भवन में। और अब से कुछ ही देर बाद करीब 4:15 साढ़े 4 बजे दोनों देशों के बीच नेताओं के बीच बैठक खत्म होगी। बैठक के बाद साझा बयान आएंगे और कई सारे क्षेत्र में यहाँ पे एमओयू साइन किए जाएंगे, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का मामला हो, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो, स्किलिंग का मामला हो। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो एमओयू साइन होना, जो डील साइन होना, उसमें आपको डिफेंस सेक्टर को लेकर के है। ये अब तक का सबसे बड़ा डील माना जा रहा है रक्षा डिफेंस सेक्टर के लिहाज से कहें तो। दोनों देशों के बीच में 3.25 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस डील होने की संभावना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा, भारत को फ्रांस की तरफ से 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें से 24 राफेल जो होंगे वो सुपर राफेल फाइटर जेट होंगे। और नई डील में ज्यादातर जेट जो है F4 वर्जन के होंगे, यानी सबसे एडवांस वर्जन के होंगे। अब तक भारतीय वायुसेना में F3 वर्जन के होते हैं। ये जो F4 जेट होंगे, इसके डिलीवरी की शुरुआत 2028-29 से शुरू होगी और 2030 के बाद मिलने वाला जेट F5 यानी सुपर राफेल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 114 राफेल की डील होने जा रही है, उसमें से 96 राफेल फाइटर जेट भारत में बनेंगे। जो बाकी का 18 हैं वो तो शुरू में फ्रांस से जैसे बने बनाए स्थिति में यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो है 96 राफेल फाइटर जो है वो भारत में बनेंगे। उसमें 60% से ज्यादा जो कंपोनेंट लगेंगे वो स्वदेशी कंपोनेंट होंगे। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इतना नहीं, जो राफेल जेट का निर्माण है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आगे चलकर बेंगलुरु में भी एक इवेंट होना है जो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बिल्कुल लक्ष्मण जी, राफेल के अलावा और कौन से दूसरे मोर्चे हैं जिस पर बड़े ऐलान होने वाले हैं? देखिए, यहाँ जो बैठक फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ अभी बैठक मुंबई में चल रही है, इससे भी शाम में एक महत्वपूर्ण इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग होने जा रहा है। वो डायलॉग बेंगलुरु में हो रहा है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। यहाँ पर खास तौर से भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BEL फ्रांस की सेफ्रॉन जो कंपनी है उसके बीच हैमर मिसाइल बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर का ऐलान हो सकता है। ज्वाइंट वेंचर BEL और फ्रांस की सेफ्रॉन दोनों कंपनियां 50-50 के ज्वाइंट वेंचर बनाएंगी और इसके जरिए यहाँ पे हैमर मिसाइल जो दरअसल राफेल में लगता है वहाँ के लिए उसको बनाया जाएगा और ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी। और इसमें जो है ये बता दूं कि इसकी सबसे खास बात यह है कि जितने भी राफेल होंगे उसमें ये हैमर मिसाइल लगाया जाएगा। नेवी को अभी 26 राफेल के सौदे हुए थे, तय हुआ था नेवी को दिए जाएंगे, उसमें भी हैमर मिसाइल लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट एक है भारत और फ्रांस के बीच में, उस डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को अगले 10 साल तक के लिए और जारी रखने का फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ BEL और सैफ्रॉन ही नहीं, बाकी दूसरी कंपनियों के साथ फ्रांस के रक्षा संबंधी क्षेत्र में ज़्यादा व्यापक सहयोग होगा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो डिफेंस सेक्टर में उसमें ज़्यादा व्यापक सहयोग होगा आने वाले दिनों में, इसलिए इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे एक दूसरी बड़ी खबर के लिए। और जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि बैठक शुरू हो चुकी है और आज का दिन काफी अहम है, भारत और फ्रांस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी जो बड़े करार होंगे उसके बाद। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि AI इम्पैक्ट समिट के बाद भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सहमति बनाने में कामयाब होगा। AI समिट से किस तरह का फायदा होगा, इस पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। एक बड़ा ही सक्सेसफुल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है इससे निकल करके आएगा? पॉपुलेशन स्केल पे सॉल्यूशंस AI के माध्यम से हो सके, वो उद्देश्य। और सॉवरेन AI हम देख सकते हैं आता हुआ आज ही हमारे मॉडल सॉवरेन AI के जो मॉडल्स अभी तक बने हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले में भी है, वो ग्लोबली टेस्ट किए गए और ग्लोबल बेंचमार्क्स पे खरे उतरे हैं। और रिस्पॉन्सिबल AI और फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये इस पे हम कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं विश्व भर में। और जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे देखने को बन रहा है। तो कंसेंसस आपको लगता है सब में बन जाएगा? बिल्कुल बन रहा है। भारत को विश्व भर में ट्रस्ट किया जाता है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ट्रस्टेड AI पार्टनर की तरह विश्व भर में स्थापित किया है, ये उसका परिणाम है। साथ ही आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की IT कंपनियों पर भरोसा जताया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंडोक के मुताबिक IT कंपनियों ने बड़े उतार चढ़ाव झेले हैं और AI के प्रभाव भी जल्दी इससे IT सेक्टर उभरता हुआ दिखाई देगा। पुनीत चंडोक से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। $17.5 billion of investment in India to build the largest data center capacity in the country. By middle of 2026, we'll have the largest data center footprint in the country, 4 regions, 2 with Reliance. And the reason we're building it at CMG is to make sure that we meet the needs of India. We're also bringing our sovereign solutions to India, sovereign public cloud, sovereign private cloud. We're skilling people, 20 million people to be skilled in India by 2030. 5.5 million have already been scaled. So all around India, there's market demand, there's infrastructure, there's capital, there's talent, there's policy support. So India is one of the most exciting markets in the world today for technology and AI, and we're committed to it. But right now, IT companies are very worried about AI. AI is going to eat their revenue. What are your viewpoint on that? I think AI is a disruption for all of us. Doesn't matter what sector you're in, IT, healthcare, agriculture, every sector is transforming and reinventing itself. And I have full faith in Indian IT services. They've reinvented themselves many times over and proven the world wrong. We have the largest developer population in the world. They have deep understanding of their customer systems. They have deep relationships. They have deep skills. I'm sure, like every other sector, Indian IT services will reinvent as well and make us proud. भारत मंडपम में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में विप्रो ने हेल्थ AI को शोकेस किया है। ये AI आपके शरीर के किसी भी अंग में बीमारी को ढूंढ निकालता है और डॉक्टर को मर्ज का इलाज शुरू करने में मदद करता है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ AI इम्पैक्ट समिट में और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से हेल्थ के क्षेत्र में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है और खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना मुश्किल होता है, वहां पर
किस तरह के सॉल्यूशन काम कर सकते हैं ये अब मैं सीधा आपको दिखाऊंगी। विप्रो ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है, ये आप देख सकते हैं, इसको एआई हेल्थ का नाम दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि यहाँ पर जो पेशेंट है और ये रोबोटिक आर्म है जो कि डायग्नोज कर रही है, ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जो सॉल्यूशन विप्रो की तरफ से तैयार किया गया है उसकी मदद से यहाँ पर डायग्नोज किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे जो रोबोटिक आर्म है ये पेट में क्या कोई समस्या है इसको यहाँ पर डायग्नोज कर रही है। एआई की मदद से पूरा डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एज नाम का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन सेव किया जा रहा है। और इसी जो डायग्नोज करके जिस भी तरह के इनपुट्स मिलेंगे आगे वो डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाएंगे ताकि वो पता लगा सके कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। यह का सबसे बड़ा चैलेंज है डायग्नोसिस के लिए। मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर लोग बहुत कम है, पेशेंट लोग के लिए फॉर देयर सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डॉक्टर लोग कम है तो। सो व्हाट दिस सोल्यूशन डज इज रिमोट पार्ट है, जो भी दुनिया का रिमोट पार्ट है उधर ये सोल्यूशन के साथ आप डायग्नोज कर सकता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल इधर हम लोग दिखा रहे हैं एब्डोमिनल स्कैन के बारे में, वो करके हमारा सेंट्रल ब्रेन जो है वो जो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है इसमें हमें क्या कुछ शो हो रहा है पता है? अभी ये स्क्रीन में आप लोग देख सकता है पूरा जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन है वो इधर आता है। हम लोग इसको मल्टी मॉडल बोलता है, जिसमें हर तरफ की चीज जो सेंसर से आता है उसको कंबाइन करके हम लोग डायग्नोज करता है क्या डिसीज है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें सरकार लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन इन दिनों कैश में जमकर लेन देन हो रहा है और हालत ये हो चुकी है कि नकदी का सर्कुलेशन रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे बड़ी वजह है टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती। डिटेल्स ले लेते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात सरकार करती रही है, लेकिन ये जो एसबीआई ने खुलासा किया है कि जो कैश का लेन देन है वो काफी आगे तक बढ़ गया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, दरअसल ये जो रिपोर्ट आई है और कैश के ट्रांजैक्शन को लेके कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बात तो कैश के ट्रांजैक्शन को सरकार की कोशिश ये थी जितना कम किया जा सके, लेकिन ये कैश का ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जनवरी में। और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना करें तो ये करीब 11% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कैश के ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ रहे हैं जब इतने सारे डिजिटल टूल्स यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें सीधे तौर पर कोई वजह स्थापित कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन जो अलग अलग तथ्यों को जोड़कर देखा गया तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे समय कैश के ट्रांजैक्शन बढ़े हैं जब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ज्यादा सख्ती की गई है। खास तौर से यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर सामने वाले की छोटे छोटे कारोबारी की, छोटे छोटे वेंडर की आमदनी का पता लगाया गया, उनके ट्रांजैक्शन का पता लगाया गया और इस यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर जो जीएसटी के नोटिस दिए गए, इनकम टैक्स के नोटिस दिए गए, इससे काफी ज्यादा कारोबारियों में एक तरह से हो सकता है कि ये हो कि अब हमें बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। उसी समय में ये देखने को मिला जब ये नोटिस दिए गए, 18,000 से ज़्यादा जीएसटी नोटिस दिए गए थे। उसी दौरान जुलाई 2025 की बात है जब 28,000 से ज़्यादा नोटिस दिए गए, उसी दौरान कई सारी इन्हीं सारे क्षेत्रों में जहाँ पर नोटिस दिए गए कैश के ट्रांजैक्शन अचानक से काफ़ी बढ़ गए। एटीएम से पैसे का विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, चाहे कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो। तो इससे ये माना जा रहा है कि ये जो नोटिस दिए गए टैक्स विभाग ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को जो आधार बनाया अपने जानकारी जुटाने के लिए, तो उससे छोटे छोटे कारोबारी यूपीआई ट्रांजैक्शन के बजाय कैश ट्रांजैक्शन पे ज्यादा यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि कैश टू जीडीपी रेशियो जो होता है वो घटा है, वो घट करके 11.2% हो गया, जो कि कोविड के बाद सबसे कम है। मार्च 2021 में यह रेशियो जो था कैश टू जीडीपी रेशियो 14.4% पर था, जो कि रिकॉर्ड था अपने आप। और डिजिटल पेमेंट में यूपीआई वैसे देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ा भी है, 70 से 80% तक यूपीआई का ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इसके अलावा आपने जो अहम जानकारी दी भारत और फ्रांस के बीच होने वाले समझौतों पर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। आज के बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी रही, तो वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो ये नीचे से करीब 600 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। बाजार की पूरी जानकारी अब बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आप देखें तो मार्केट में इंडेक्स लेवल पर तो हलचल नहीं थी, लेकिन ढेर सारे सेक्टर थे जहां पर आपको बड़ा मूव नजर आया। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट की एक तस्वीर देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप काफी बढ़िया एक्शन। बैंक निफ्टी में भी तेजी रही, ओवरऑल निफ्टी में भी देखे तो 40 अंकों की बढ़ा, तो सेंसेक्स में भी ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स को समझते हैं जहां पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। ये तो इंडेक्स की तस्वीर है। निफ्टी में बढ़ने वाले स्टॉक्स में एक तो आईटी ने आज कमाल कर दिया, एंथ्रोपिक के साथ इन्फी की डील है, बीएल है, आईटीसी क्योंकि सिगरेट की कीमतें बढ़ने की जो खबर आई इसके बाद हमने देखा कि सभी स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, और अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर भी एक मूव देखने को मिला। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। मेटल के लिए आज थोड़ा सा फीका दिन था और इंटरनल खबरों के बीच ट्रेंड में लगातार गिरावट, और हिंडाल्को अगेन एक मेटल स्टॉक है जहां पर इनक्रेड की तरफ से एक डाउनग्रेड आया, इसका असर हमने देखा। वहीं बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट्स की, तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से एक्शन जबरदस्त था और आईटी पर सबसे ज्यादा नजरें रही क्योंकि एंथ्रोपिक के साथ इन्फी की डील और आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा बीटन डाउन है, तो सभी स्टॉक्स में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। वहीं बात करें ऐसे सेक्टर की जहां पर थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी निराशा आपको देखने को मिली है, तो आप मेटल स्पेस को देख सकते हैं जहां पर नाल्को, जेएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर गिरावट के साथ बंद हुए। जल्द ही प्रमुख कार कंपनियां कीमत बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने इस साल अब तक सालाना कीमत बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो डीलरशिप से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मेटल्स और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव जल्द ही कंपनियों को कीमत बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, तो जो डीलरशिप से हमारी बात हो रही है, काफ़ी जल्दी 2 से 3 सप्ताह के अंदर ये तमाम कंपनियां हैं वो जो है एक एक करके प्राइस इंक्रीज़ की घोषणा कर सकती है। जो पिछला प्राइस इंक्रीज़ हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2025 में, और उसके बाद से कंपनियों ने अब तक जो इंक्रीज़ है वो नहीं किया है। आमतौर पे जनवरी में एक इंक्रीज़ होता है, सालाना बढ़ोतरी करती हैं कंपनियाँ, लेकिन इस बार कंपनियों ने इसे होल्ड किया हुआ है अभी तक। और इसके पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि जो जीएसटी का 2.0 के बाद से जो मोमेंटम बना हुआ था वो उसे बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में मेटल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, प्लैटिनम में, जो प्रेशियस मेटल है उसमें, और अब कंपनियों के मार्जिन पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। और इसलिए जो हमारी डीलरशिप से बात हुई है, अलग अलग डीलरशिप्स को जो संकेत दिए हैं कंपनियों ने, उनके मुताबिक अगले 2-3 सप्ताह के अंदर, मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कंपनियां घोषणा कर सकती हैं कीमतों में बढ़ोतरी की। कितनी कीमतें बढ़ेंगी, तो 2 से 4% के बीच कीमतें बढ़ सकती हैं, इस बात की संभावना है। इस बारे में हमने जो तमाम कंपनियां हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, तो जो सबने ये माना कि प्रेशर तो बढ़ रहा है, हालांकि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी कि इस डेट से हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे टाटा मोटर्स का कहना था कि जो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं उसका प्रेशर बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी का कहना था कि वो नज़र बनाए रखे हैं और प्राइसेस को रिव्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर जो तमाम कंपनियां हैं वो इसकी घोषणा कर देंगी, और इस बात की संभावना है कि अप्रैल से शायद ये लागू भी हो जाए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।